नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बात मिडिल ईस्ट की करेंगे। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का सायरन बज चुका है और अमेरिका ईरान के बीच जारी ये जंग अब सबसे भीषण और घातक मोड़ पर पहुंच गई है। रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल में दर्जनों एरियल रिफ्यूलिंग विमान भेजने की बड़ी तैयारी में है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन अब ईरान के ऊर्जा और परमाणु ठिकानों पर एक बहुत बड़े और व्यापक हवाई हमले की योजना बना रखा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड लगातार ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे पर नॉन स्टॉप बमबारी कर रहा है, लेकिन ईरान भी पूरी मजबूती के साथ सीना ताने खड़ा बताया जा रहा है और दिखाई भी दे रहा है। कॉन्फिडेंस ईरान का इस वक्त आप ही देख रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप ने क्या प्लान बनाया है वो भी आपको जल्दी से बताते हैं, जिस प्लान की चर्चा अब लगातार की जा रही है, जो कि सुर्खियों में है। जल्दी से ट्रंप के प्लान के बारे में रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। खाड़ी का ग्राउंड और महायुद्ध का अगला राउंड क्या एस्केलेट होने वाला है, इसको लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है, ईरान पर अमेरिका कर सकता है अभी तक का सबसे बड़ा हवाई हमला। दर्जनों रिफ्यूलिंग विमान इजराइल भेजने की तैयारी में अमेरिका बताया जा रहा है और इसके साथ साथ लंबी दूरी के लड़ाकू और बॉम्बर विमान बिना रुके लगातार मिशन चला सके, इस तरीके की तैयारी है। दर्शकों, इजराइल में पहले से 60 से ज्यादा अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान मौजूद है। अब इसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है कि आखिर मंशा क्या है। इतने रिफ्यूलिंग विमान, ईरान की महीने से घेराबंदी करने के बावजूद ईरान को अमेरिका अब तक घुटने पर नहीं ला सका। इधर ईंट का जवाब पत्थर से देने की कसम खा चुका ईरान अमेरिकी हमलों के खिलाफ अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लेबनान के हिजबुल्लाह को पूरी तरह अलर्ट कर चुका है। IRGC ने हार ना मानते हुए बहरीन हो, कुवैत हो, साथ ही जॉर्डन हो, यहां स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने हो और साथ ही साथ खैबर श्रिकन मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से भीषण बमबारी किया, पलटवार किया है। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही ठप कर सुपर पावर के आगे घुटने टेकने से क्लियर नो कर दिया है, साफ इनकार। ईरान ने इस भीषण टकराव के बीच अपने दम पर अमेरिका और इजराइल की हवा निकाल दी है और मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत और दबदबे का लोहा भी मनवा दिया है। आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, वो दिखाओ। खाड़ी का ग्राउंड तैयार, महायुद्ध का अगला राउंड। ट्रंप का वॉर मेगा प्लान, मोसवा की सेना करेगी नाकाम। ईरान सीना ताने खड़ा, यूएस नहीं कर पाएगा हमला बड़ा। ईरान ने तोड़ा गुरूर, इजराइल का सुरक्षा कवच चकनाचूर। नेतन्याहू की खतरे में जान, यूएस ने भेजा रिफ्यूलिंग विमान। यूएस इजराइल की निकाली खबा, ईरान का कायम दबदबा। ट्रंप का फिर जंगी इरादा, खाड़ी में शांति का तोड़ा वादा।
तो आपने रिपोर्ट देखी और अब सवाल मिडिल ईस्ट की उस चिंगारी को लेकर, जिसको लेकर इस वक्त चर्चा तेज है कि आखिर होने क्या वाला है। सवाल ये कि रिफ्यूलिंग विमान युद्ध की तैयारी, क्या अमेरिका शांति नहीं तबाही का ईंधन भर रहा है, और अगर ये हो रहा है तो आने वाले समय में होने क्या वाला है? क्या ये री एस्केलेट होगा या अब विश्व युद्ध 3 की कगार पर दुनिया पहुंच चुकी है? इसी को लेकर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तारुफ करवा दूं आपका। हमारे साथ एक पूरा पैनल विशिष्ट लोगों का, मेजर जनरल सुधाकर सर हमारे साथ कनेक्ट है जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व राजनयिक, अरविंद सिंह तेजावत और साथ ही साथ मौलाना असलम ईरान मामलों के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। यूके देवनाथ सर ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। पहला प्रश्न यूके देवनाथ सर, आज आप ही से शुरू कर रही हूं। अगर ये सीधे सीधे कहा जाए, स्थिति देखी जाए, मिडिल ईस्ट की चिंगारी को देखा जाए और अब रिफ्यूलिंग वाला ये एंगल देखा जाए, तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले सालों में? हाँ, अमेरिका अगर एयर टू एयर रिफ्यूलर्स को इजराइल में पोजीशन कर रहा है, वो भी 60 सूत्र बता रहे हैं कि 30 को पोजीशन किया गया है बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और 3 को इजराइल एयरफोर्स की रेमोन एयरबेस में पोजीशन किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका अपनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर्स को, जो कि ईरान के ऊपर हमला करेंगे, उनको या तो सीधा अमेरिका से मंगाएगा, वो अमेरिका से आएंगे ईरान पर बॉम्बिंग करने के लिए, या उनको नेटो देशों में जो डिप्लॉयमेंट है वहां से बुलाएगा, नेटो देशों से। तो नेटो देशों से भी अमेरिकन बॉम्बर्स जैसे B-52 है, B-1B लांसर है या B-2 है, इनको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी अगर वो यूरोप से ईरान तक पहुंचना चाहते हैं और फिर उनको वापस जाना चाहते हैं। ये दर्शाता है कि शायद अब अमेरिका फिर से ईरान के ऊपर उसी तरह के घातक हमले करना चाहता है, मास एयर रेड्स करना चाहता है, सैचुरेशन एयर स्ट्राइक करना चाहता है, जैसा कि उसने मार्च के महीने में ईरान के ऊपर किया था। क्या अमेरिका के साथ इजराइल भी इस जंग में कूदेगा? क्योंकि इजराइल की एयरफोर्स के पास भी जो फाइटर विमान हैं, चाहे वो F-16 हो या F-35 हो, अगर उन्हें भी ईरान तक पहुंचना है तो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स जैसे कि KC-135 या KC-45 इनकी दरकार पड़ेगी। जी बिल्कुल। जनरल सुधाकर सर हमारे साथ कनेक्ट है। सर, प्रश्न आपसे, मिडिल ईस्ट की स्थिति को आप पूरी तरीके से बारीकी से एनालाइज तो कर ही रहे होंगे, लेकिन अब इसमें एक और पहलू जुड़ जाता है कि क्या अमेरिका इसमें और ईंधन भरना चाहता है, जिसमें हम एक तरफ चर्चा कर रहे हैं कि विश्व युद्ध 3 के कगार पर दुनिया पहुंच चुकी है। इससे क्या अमेरिका और ज्यादा एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है? सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को आपके शो के लिए इनवाइट किया। मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं। जहां तक ये जो सवाल आपने किए हैं, इसका थोड़ा सा अगर 2 मिनट टाइम देंगे तो मैं अपना पर्सपेक्टिव सबके सामने रखना चाहता हूं। जी प्लीज। अगर ये लड़ाई उनको करना था, रीस्टार्ट करना था, तो लड़ाई को बंद क्यों किया? तो क्या कारण था लड़ाई रीस्टार्ट करने की, ये जानना निहायत आवश्यक है। मेरे अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के मुताबिक ये जब MOU बन गया था, MOU बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कुछ दबाव अमेरिकन जो ग्रुप्स हैं, पर्टिकुलरली ऑयल कंपनी के ग्रुप से काफ़ी दबाव पड़ा था। शेवरन हो गया, एक्सॉन मोबिल, इसी तरह 4-5 और कंपनी वाले, उन्होंने जाके उनको चेतावनी दिए थे कि अगर आप इस तरह का लड़ाई खींचते जाएंगे तो 1932 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन, रिसेशन नहीं डिप्रेशन हुआ था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत एक ट्रिगर प्रोमिनेंट ट्रिगर बन के रह गया है, वो इसी किस्म का ये एक ट्रिगर बनने का खतरा उन्होंने सामने पेश किए थे। इससे कि आप अगर उस तरफ ले जाएंगे पूरा विश्व को, उसमें अमेरिका को ज़्यादा नुकसान होगा और अमेरिका जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे कोई भी पहलू से। तो उसी के साथ जैसे ही MOU साइन हुआ, क्लॉज नंबर 5 क्लियरली सेज कि आप ईरान मैनेज करेगा, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को मैनेज करेगा, और ये जो 60 दिन का जो टाइम है, फॉलो अप टाइम, पहला इनिशियल एग्रीमेंट के बाद 60 दिन के फॉलो अप टाइम में
ईरान उसको मैनेज का मतलब कंट्रोल है। और जब मैनेज करने का आपने राजी किए हैं और साइन कर रखो डिजिटली, तो ये ओमानियन साइड का जो चैनल है उसको खोलने का क्या नौबत थी? और ऊपर आपने खोल भी दिया। अगर ईरान अगर अपना ड्यूटी कर रहा था कि एक वार्निंग शॉट फायर करते हैं, वो वार्निंग शॉट फायर एक ट्रिगर बन जाता है, आप लड़ाई का नया स्टार्ट करते हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि ज्यूश लॉबी उनके पीछे पड़ गए कि भैया अगर आपको लड़ाई करना था, इस किस्म की एक सरेंडर डॉक्यूमेंट के साथ क्यों वापस आ रहे हो? आप इसी के लिए गए थे क्या? तो इसीलिए उनके पास कोई जवाब नहीं था। डिसीजन डायलेमा में फंस के तो एक रास्ता निकलना चाह रहे हैं। अभी ऑफ रैम्प जो बोलते रहते हैं, डिग्निफाइड ऑनरेबल एग्जिट पॉइंट, ना उनको डिप्लोमेटिक विन हुई, ना उनको इकोनॉमिक विन हुआ है, ना उनको मिलिट्री विक्ट्री मिला है। तो अभी कैसा किस होप के साथ ये लड़ाई को रीस्टार्ट कर रहे हैं, मुझे भी काफी समझ में नहीं आता है। अभी उन्होंने स्ट्रेटेजिकली एक कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर हाउसेस, वाटर सोर्सेस, इस किस्म के टारगेट को हिट करने लगे हैं। ये जब इस किस्म के टारगेट हिट होता है तो मिलिट्री साइंस कहता है कि ये एक ग्राउंड ऑफेंसिव की शुरुआत है। लेकिन मेरे विचार के मुताबिक आज के दिन में अमेरिका डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एपिटाइट नहीं है कि ग्राउंड ऑफेंसिव हो जिसमें बॉडी बैग जाओ और ब्लड बाथ हो अगर होने का संभावना है। इस किस्म की लड़ाई का संभावना मेरे विचार के मुताबिक कभी हो ही नहीं सकता है। इसके बाद ये प्रश्न उठ जाएगा सर, हमारे साथ मोहम्मद अमीन सर है, मैं उनसे भी एक प्रतिक्रिया ओपनिंग कमेंट चाहती हूँ। मोहम्मद अमीन सर, ये प्रश्न है मेरा सीधे सीधे कि एक तो होती है नीति, एक होती है नीयत, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कूटनीतिक दृष्टि से भी देखें, डिप्लोमेटिक टर्म्स में भी देखें तो ये यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी नीति क्या है नहीं है वो तो आप बेहतर समझाएंगे, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी। लेकिन नीयत पर शक लग रहा है कि एक्चुअली ट्रंप चाहते हैं शांति हो जाए या नहीं। देखिए, जहां तक नियत और नीति की बात आपने की तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेटिकली फेल। ट्रंप साहब न तो डिप्लोमेट हैं, न टेक्नोक्रेट हैं और ना ही पॉलिटिशियन है। ही इज बेसिकली प्योरली बिजनेसमैन है। इन्होंने सोचा था वेनेजुएला की तरह हमें प्रॉफिट होगा, जो भड़काया था इनको इसराइल ने, या आप जाएंगे रातों रात वहाँ पे कब्जा कर लेंगे और ईरान का तेल आपको मिल जाएगा आराम से, उसको आप बेचेंगे और दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे, जो इनकी एक पॉलिसी रहती है। वो तो चालाकी से उसने उनको दिखा, क्योंकि चाह रहा था कि एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। यानी हम ईरान के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे और ईरान का तेल जो है अमेरिका को मिल जाएगा, और हमें बिल्कुल जो उसने यूनाइटेड नेशन में अपना मैप दिखलाया था ग्रेटर इजराइल का, वो हमारा इजराइल बन जाएगा। जैसे वो चाहता है कि उसमें आप देखिए, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सीरिया हो, सबको वो लेना चाहता है और उसने अपना मैप दिखलाया है। लेकिन ये उसकी तमन्ना पूरी नहीं होगी। आप देख लीजिए, ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ ये जो देश हैं वो जा रहे हैं, और ये इजराइल वार जो है चाहता है कि बढ़ाता रहे, क्योंकि उसको वहाँ पर अपना जो कहना चाहिए पॉलिटिकली खो चुका है। और वो वहाँ पर भी इलेक्शन होने हैं, यहाँ ट्रंप के सामने भी इलेक्शन होने हैं। तो ईरान ने बड़ी चालाकी से सबसे पहले अपना जो हथियार अपनाया, उसका नाम था हार्मुज स्ट्रेट, उसको कर दिया टोटली बंद। और मिडिल ईस्ट के उनके ठिकाने जो थे, जहाँ से बात कर रहे थे भी हमारे कर्नल साहब इस बात को कि वो वहाँ से अपने रिफ्यूलिंग के लिए भेजेगा, वो उसने ठिकाने उड़ाने शुरू कर दिए थे और उड़ा भी रहा है, उड़ा देगा। उसने इनको पूरा कमजोर कर दिया है। तो अब इसीलिए इनको जरूरत पड़ रही है कि रिफ्यूलिंग के लिए कितनी दूर से इनके प्लेन आएंगे और रिफ्यूल करके इनको यहाँ तक पहुँचाएंगे। अब आप देखिए, दूसरी चाल चली है, तीसरी ईरान ने, कि अपने जो उसके लोग थे, जिसमें हिजबुल्लाह है, हमास है, हुती है, इनको बड़ा एक्टिव कर दिया है। क्योंकि हमास ऑलरेडी एक्टिव है, 3 साल से ऊपर हो चुका, लड़ाई चल रही है इसराइल के अंदर, इसराइल कुछ नहीं कर पाया। ठीक, बम बार रहा है और स्ट्राइक कर रहा है, B2B बम्बर लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए कि जो इसके पीछे कौन कंट्रीज है, इसके पीछे जो हमारे सेंट्रल एशिया के कंट्रीज है, उनमें चाइना है, रशिया है, कोरिया है, और ये चाहते हैं कि ये एंट्री ना हो पाए अमेरिका की। अगर अमेरिका की एंट्री होती है तो इनकी ही नीची हो जाएगी। इसलिए आप देखिए, उधर भी यूक्रेन वार चल रही है रशिया के साथ में, आज 5 साल होने को आ गया, इधर 3 साल हो रहे हैं आपके इसराइल के वार को। तो आप ये देखिए, अभी IRGC क्या कह रहा है, IRGC कह रहा है आप ग्राउंड में तो उतरो। अब ये बताएंगे अच्छा हमारे और डिफेंस एक्सपर्ट्स कि IRGC कह रहा है ग्राउंड में तो आओ उतर के,
क्योंकि दुनिया जानती है पर्शिया की लड़ाई, पर्शियन के लड़ा के आज तक उनसे कोई जीता नहीं है। हाँ, और इस एक बात प्रश्न को मेरा, हमारे साथ जी। और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अरविंद सिंह तेजावत सर, और साथ ही साथ मौलाना असलम भी जुड़े हुए हैं। मौलाना असलम इंतजार भी कर रहे हैं सर, आ रही हूँ इसके बाद। बस एक प्रश्न मेरा तेजावत जी आपसे, ये अगर पूरी स्थिति को देखा जाए और स्थिति को एनालाइज किया जाए, अभी कंडीशंस रखी जा रही है, और अगर अमेरिका के भीतर की आवाज़ें भी हम सुने तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप की नीति के साथ सारे हैं, अभी उधर विरोध में भी बहुत खड़े हैं। मार्क एस्पर अभी सबसे ताज़ा उदाहरण है, जिनका बयान अभी सामने भी आया था कि जंग सिर्फ और सिर्फ नाकेबंदी से या इस तरीके के प्रयास से, एयर स्ट्राइक से नहीं जीती जाएगी, आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर काबू करना होगा। ये कितना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि इस्तीफों की झड़ी लग गई है, खासकर ट्रंप प्रशासन में। एक के बाद एक उनके जो साथी है वो साथ छोड़ के जा रहे हैं। बहुत सारे रिपब्लिकन्स जिन्हें मैं जानता हूं वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।